हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका क्लास 12 बायोलॉजी के फाइनल रिवीजन में। साल भर की मेहनत को आखिरी टच देने का टाइम आ गया है। पता है, थोड़ी नर्वसनेस तो हो रही होगी, बट ट्रस्ट मी, ये सेशन आपके कॉन्फिडेंस को एकदम बूस्ट कर देगा। चलो शुरू करते हैं। स्ट्रेस हो रहा है? अरे बिल्कुल नॉर्मल है, पर टेंशन मत लो। हमने ना आपके लिए एकदम फोकस रिवीजन प्लान बनाया है। अगर आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर लिए तो आपका पेपर जोरदार जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। तो शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज यूनिट से, रिप्रोडक्शन। इस यूनिट से 3 और 5 मार्क के क्वेश्चंस तो पक्का आते ही आते हैं। चलो इसके तीनों चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से कवर करते हैं। तो सबसे बेसिक फर्क क्या है इन दोनों में? देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ना एक फोटोकॉपी मशीन की तरह समझो। एक ही पेरेंट और ऑफस्प्रिंग बिल्कुल कार्बन कॉपी यानी क्लोन, और ये फास्ट भी है। वहीं दूसरी तरफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 पेरेंट्स के गैमीट्स मिलते हैं। इससे क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन आती है, और यही वेरिएशन एवोल्यूशन का इंजन है, राइट? ओके, अब जल्दी से सिस्टम्स पे एक नजर डालते हैं। मेल सिस्टम में टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्म और हार्मोन्स बनाना। सिंपल। फीमेल सिस्टम में ओवरीज, ओवा और हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। और हाँ, ये लास्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन साइट एम्पुलरी इस्मिक जंक्शन। इसको तो स्टार मार्क कर लो, 1 मार्क क्वेश्चन का फेवरेट है ये। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सबसे जरूरी टॉपिक पर, कॉन्ट्रासेप्शन। ये बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं, और इससे 3 और 5 मार्क के क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। चलिए इनके मेन टाइप्स को देखते हैं। तो चलो इनका मैकेनिज्म समझते हैं। कॉन्डम्स सिंपल एक दीवार या बैरियर की तरह काम करते हैं, स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं देते हैं। कॉपर टी क्या करता है? ये कॉपर आयंस रिलीज करके स्पर्म की स्विमिंग पावर को, उसकी मोटिलिटी को कम कर देता है। सहेली ये एक नॉन स्टेरॉयडल पिल है जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। और वैसेक्टमी ये एक सर्जिकल मेथड है जिसमें मेल में स्पर्म ट्रांसपोर्ट का रास्ता ही परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। इनका मैकेनिज्म अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसटीडीज। ये बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज से फैलती हैं। एग्जाम्पल्स तो आसान है, पर सबसे जरूरी पॉइंट है ये लास्ट वाला। ध्यान से सुनो। जेनिटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्योरेबल। तो इस यूनिट से ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। एक तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबल डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, या फिर जो हमने अभी कॉन्ट्रासेप्टिव टेबल डिस्कस किया ना, उसमें से कोई भी 3 मेथड्स के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना। दोनों ही स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, पक्का प्रिपेयर कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और हाई वेटेज यूनिट की तरफ, जेनेटिक्स। भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेंडल का काम, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। यहां से 5 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है, सो फुल फोकस। मेंडल का अप्रोच ना बहुत सिस्टमैटिक था, इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल हुए। पहले उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस स्टडी की, इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इससे उन्हें मिले 2 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर उन्होंने 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया, जिसे कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, और इससे उन्हें मिला उनका 3rd लॉ, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये 9:3:3, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का मैजिक नंबर है, भूलना मत। ये F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो है। ये रेशियो अकेले ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ब्रिलियंटली प्रूव कर देता है। लेकिन मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स का बीच का फिनोटाइप दिखता है। सोचने के लिए, रेड फ्लावर प्लस व्हाइट फ्लावर गिव्स पिंक फ्लावर, सिंपल ब्लेंडिंग। जबकि को-डोमिनेंस में, को मतलब टुगेदर, दोनों एलील्स अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हमारा AB ब्लड ग्रुप, जिसमें A भी एक्सप्रेस होता है और B भी। और इस यूनिट से ये 5 मार्क का क्वेश्चन भाई ऑलमोस्ट हर साल आता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करना डाईहाइब्रिड क्रॉस की मदद से। और हाँ, पुनेट स्क्वायर, वो चेकरबोर्ड डायग्राम जरूर बनाना है। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, पूरे 5 मार्क्स पॉकेट में। ओके, अब आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पर। यह चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। इसमें से कॉमन डिजीजेस, उनके कॉजेटिव एजेंट्स और हमारे इम्यून सिस्टम पर क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। देखो, हमारी बॉडी में 2 तरह की इम्यूनिटी होती है। एक है इन्नेट इम्यूनिटी। इसको समझो एक जनरल सिक्योरिटी गार्ड की तरह, जो जन्म से ही ड्यूटी पे है। ये नॉन स्पेसिफिक है,
मतलब हर तरह के दुश्मन से लड़ती है, जैसे हमारी स्किन। और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये है एक हाईली ट्रेन्ड कमांडो फोर्स। ये पैथोजन स्पेसिफिक है, यानी स्पेसिफिक दुश्मन के लिए स्पेसिफिक हथियार। और इसकी मेमोरी भी होती है। बी और टी लिम्फोसाइट्स इसके सोल्जर्स हैं। ये टेबल ध्यान से देख लो। इससे मैचिंग या 1 मार्क क्वेश्चंस जरूर आते हैं। टाइफॉइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट, विडाल टेस्ट। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। एस्कैरियासिस एक हेलमेंथ से। और एड्स में क्या होता है? टी लिम्फोसाइट्स का काउंट ड्रास्टिकली गिर जाता है। ये की पॉइंट्स याद रखने हैं। इस चैप्टर का एक और स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। इसका डायग्राम और इसके स्टेप्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 या 5 मार्क्स में आ सकता है। एनसीईआरटी से इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल टॉपिक पर, इकोसिस्टम। इससे आने वाले कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान और स्कोरिंग है। चलो कुछ क्विक फायर कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जिनके पेपर में आने के हाई चांसेस हैं। चलो एक क्विक क्वेश्चन, सोचो और बताओ। डीकॉम्पोजिशन प्रोसेस कब स्लो होता है? ऑप्शन ए, जब डिट्राइटिस में नाइट्रोजन और शुगर ज्यादा हो, या ऑप्शन बी, जब डिट्राइटिस में लिग्निन और काइटिन ज्यादा हो। सोच लिया? सही जवाब है बी, क्योंकि यार लिग्निन और काइटिन ना बहुत टफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। इनको डीकम्पोज करना मुश्किल होता है। जैसे प्लास्टिक को सड़ने में टाइम लगता है, वैसे ही इनको भी। जबकि नाइट्रोजन और शुगर, वो तो डीकम्पोजर्स के लिए एक टेस्टी ट्रीट की तरह है जो जल्दी डीकम्पोज होता है। ओके, नेक्स्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पिरामिड ऑफ नंबर या बायोमास इन्वर्टेड यानी उल्टा हो सकता है, लेकिन एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा यानी अपराइट क्यों होता है? सोचो। इसका जवाब अगले स्लाइड में है। इसका जवाब है लिंडरमैन का 10% लॉ। बड़ा सिंपल सा लॉ है। ये कहता है कि जब एनर्जी एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे पर जाती है तो सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर होती है। बाकी 90% एनर्जी वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो द बॉटम लाइन इज, हर अगले लेवल पर एनर्जी का 90% लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है और टॉप कंज्यूमर्स तक पहुंचते पहुंचते बस थोड़ी सी ही एनर्जी बचती है। इसीलिए एनर्जी का पिरामिड हमेशा ऑलवेज अपराइट होता है। सिंपल। इसका एक और मतलब है कि एक फूड चेन में ट्रोफिक लेवल्स लिमिटेड ही होते हैं। और जो हमने अभी समझाना, वही बोर्ड एग्जाम का एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है। एक्सप्लेन द 10% लॉ और बताओ कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट क्यों होता है। अब इसका जवाब तो आसानी से दे सकते हो, राइट? तो दोस्तों, ये थी आपकी फाइनल रिवीजन। हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब बस शांत मन से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना। यू वर्कड हार्ड ऑल ईयर एंड यू आर रेडी फॉर दिस। ऑल द वेरी बेस्ट। जाके फोड़ दो।